हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच कोको में। और आज हम बात करेंगे आरडीजे के सीक्रेट के बारे में जो अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर है। तो तुम्हें पता है आरडीजे ने अभी क्या किया? एमसीयू फैंस लिटरल शॉक में चले गए हैं क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कुछ ऐसे इमेजेस और वीडियोस ड्रॉप किए हैं जो पूरा मार्वल फैंडम हिलाने के लिए काफी थे। और ऊपर से केविन फाइगी भी आगे एक्समैन के बारे में हिंट्स देने, और ये सब कनेक्टेड है अवेंजर्स डूम्सडे से। अब सुनो, कुछ दिन पहले आरडीजे ने अपने ट्रेलर से वीडियोस पोस्ट किए जहां वो अभी अवेंजर्स डूम से शूट कर रहे हैं। मतलब बंदा खुद ऑन सेट फैंस को टीज कर रहा है। अब सीन ये है कि अभी तक मार्वल ने डूम्सडे का सेट बिल्कुल लॉक करके रखा है, लीक्स जीरो। लेकिन फिर भी आरडीजे का स्टाइल अलग ही है। वो डायरेक्टली टीजर डाल रहे हैं। सबसे पहले उसने एक वीडियो डाली जिसमें वो अपने सन इंडियो डाउनी का सॉन्ग चेंज ऑफ सीनरी सुन रहे थे स्पॉटिफाई पे। क्यूट ना? लेकिन फैंस ने देखा कि सामने वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स कॉमिक्स रखी हुई है और कवर पे डॉक्टर डूम है फुल हाईलाइट में। और वो इशू भी रैंडम नहीं, वो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स वॉल्यूम 2 इशू नंबर 35 है, मतलब सीधा डूम टीज। अब फैंस तो डिवाइड हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे ये तो अपने बेटे का सॉन्ग प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगले दिन आरडीजे ने दोबारा बॉम्ब गिरा दिया। इस बार उसके आईपैड के ऊपर दो कॉमिक्स रखे हुए थे। एक साइड पे सीक्रेट वॉर्स ऑमनिबस और दूसरी साइड पे आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम 2008 का इशू नंबर 1। और ये लेगेसी ऑफ डूम वाली कॉमिक, भाई, वहां कवर पे आयरन मैन और डॉक्टर डूम एक दूसरे से फाइटिंग पोज पर बने हुए हैं। और अब सोचो, मूवी में आरडीजे दोनों रोल्स प्ले करेंगे, आयरन मैन भी और डूम भी। मतलब आयरन मैन वर्सेस डूम, या फिर इजी वर्ड्स में आरडीजे वर्सेस आरडीजे। ये तो लिटरली मार्वल फैन फिक्शन रियलिटी बन रही है। इमेजिन करो, एक तरफ क्लासिक टोनी स्टार्क और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम, दोनों का फेस एक ही बंदा। और अब फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसे टीज मिल रहा है कि आयरन मैन वापस आ सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में, बट इस बार एक अलग वर्जन में, शायद डूम के अगेंस्ट या फिर मल्टीवर्स के थ्रू। तो अब असली क्वेश्चन ये है, आरडीजे सिर्फ अपने बेटे को प्रमोट कर रहा है या फिर ये कॉमिक्स इंटेंशनल टीज है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से? चलो दोस्तों, पहली इमेज के बारे में बात करते हैं। वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स। इस कॉमिक इशू में एवेंजर्स लैटवीरिया पहुंच जाते हैं और वहां एक यंग फेक डॉक्टर डूम से टकराते हैं जब वो एक कम्युनिस्ट कंट्री से भाग रहे होते हैं। आयरनी ये है कि इस स्टोरी में असली डॉक्टर डूम काफी हटके रोल में है। मतलब वो डायरेक्टली प्लॉट का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरडीजे ने वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स इमेजरी का यूज किया है। मतलब शायद वो हिंट ड्रॉप कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई वेरिएंट वर्जन या फिर एक छोटी सी स्पिन ऑफ सीन हो। और सबसे बड़ा क्लू ये है कि आरडीजे मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स वाले शर्ट्स पहने हुए देखे गए हैं। इसलिए ये एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं लगता भाई, ये डेफिनेटली एक इंटेंशनल विंक लग रहा है। अब बात करते हैं कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के कोर मेंबर्स थे हॉकाई, टाइग्रा, मॉकिंगबर्ड और आयरन मैन। और आयरन मैन को तो आरडीजे ने लिटरली घर घर का नाम बना दिया था। वैसे सोचो, उसने लास्ट टाइम आयरन मैन का रोल किए हुए 7 साल हो गए हैं, और फिर भी उनका वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स पसंद करना सस्पिशियस लगता है। तो हो सकता है ये पूरा टीज एक अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे के लिए ही हो। मे बी कुछ जम्प्स या मल्टीवर्स टाइम्स देखने में मिल जाए, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का रेफरेंस हो शायद। चलो दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड इमेज पर, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये इमेज इतनी खूबसूरत है ना, और आरडीजे ने खुद इसे पोस्ट किया है। मतलब ये ऑलरेडी स्पेशल बन जाती है। चाहे वो अपने बेटे का म्यूजिक प्रमोट कर रहे हो, जिससे मुझे ऑनेस्टली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे ये है कि ये सब हमें बात करने पर मजबूर करते हैं। और सेकंड इमेज ने तो लिटरली हाइप को बढ़ा दिया है, क्योंकि आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम में जो स्टोरी है ना, वहाँ आयरन मैन और डूम कवर पे साथ होते हैं। मतलब दोनों को मजबूरन मिलकर मेफिस्टो को रोकना पड़ता है। अब मेफिस्टो पहले भी अलग से स्टोरीज में आ चुका है, बट यहाँ जो सीन है ना, उसमें ट्विस्ट और टर्न्स लगातार आते रहते हैं। ये दोस्त और दुश्मन का कांस्टेंट फ्लिप होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, एट द एंड ऑफ द डे आयरन मैन और डूम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। मतलब सोचो, अगर अवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे आयरन मैन कर रहे हों और डॉक्टर डूम जो भी आरडीजे ही प्ले कर रहे हैं, मतलब आरडीजे वर्सेस आरडीजे, क्या सीन होने वाला है! बिल्कुल मोन्यूमेंटल और आइकॉनिक एमसीयू मोमेंट बन जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन आइकॉनिक 100%। चाहे ज्यादा फिल्मी लग रहा हो, लेकिन ऑडियंस के लिए तो सॉलिड गूजबम्स वाला मोमेंट होगा ना। बाय द वे गाइस, कॉमिक कॉन पे मैक शैकमैन से सीधा सवाल पूछा गया था, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक्चुअली डॉक्टर डूम प्ले किया था उस पोस्ट क्रेडिट सीन में? और इंटरव्यू कुछ ऐसा गया था। शैकमैन ने बोला,
क्या मैंने एंड सीन बनाया था? नहीं, क्योंकि अब तक हमें ये कंफर्म बताया गया था कि रूसो ब्रदर्स ने थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन शूट किया था, और अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स का भी पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। फिर उनसे फिर पूछा गया क्या सूट के अंदर डाउनी ही थे, और उन्होंने डायरेक्टली बोला यस। अब हमें याद है कि मैट शैकमैन पहले डिनाई कर रहे थे कि डूम मूवी में नहीं होगा, लेकिन इनसाइडर्स रूमर्स फैला रहे थे कि डूम को फीचर किया जाएगा, और टेक्निकली देखोगे तो हाँ, डूम एक मिड ट्रेड सीन में ही आ ही गया। मतलब एक डिबेट खत्म। ये 100% कंफर्मेशन है कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात, एक सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के फेसलेस सीन के लिए भी आरडीजे ने पूरा डेडिकेशन दिखाया है। और अब यहाँ एंट्री कर देते हैं केविन फाइगी की, और गेम का लेवल थोड़ा और अप कर देते हैं। उन्होंने टीज कर दिया कि फॉक्स एक्समेन का एवेंजर्स डूम्सडे में बड़ा रोल होने वाला है। उन्होंने इंटरव्यू में बोला, एक सपना था जिसके बारे में हमने सालों तक नहीं सोचा था। डेडपूल और वुल्वरीन ने सिर्फ सरफेस क्रैच किया है, असली चीज तो डूम्सडे में आएगी। मतलब वो हमसे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो अभी तक एक्समैन का ग्लिम्स देखा था, उसके सामने डूम्सडे कुछ और ही लेवल पे होने वाली है। और भूलना मत, डूम्सडे बेसिकली पूरा मार्वल मूवी हिस्ट्री को एक जगह पर ला रही है। एमसीयू के अवेंजर्स तो थे ही, अब एक्स्ट्रा स्टूडियोज भी आ रहे हैं। फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, डेडपूल, फॉक्स के कैरेक्टर्स, सोनी के, मार्वल के, सब एक ही मूवी में। मल्टी स्टूडियो क्रॉसओवर का असली मजा। अब डाउनसाइड ये है कि सुनने में आ रहा है कि मूवी शूट हो रही है, पर स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट नहीं है। मतलब कोहिसिव एंडिंग नहीं आ पा रही है। थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन फाइकी कह रहे हैं कि मूवी में हेक ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल होने वाले हैं। और उन्होंने ऐड किया, अवेंजर्स मूवी का असली मजा यही होता है। नए कैरेक्टर्स को इंटरैक्ट करने को मिलता है। उनके अलग कैरेक्टर्स एक दूसरे के घर पे भी जा रहे हैं, जैसे बैक्स्टर बिल्डिंग का सेट कंफर्म है। तो हाँ, डूम्सडे एक ऐसा क्रॉसओवर होगा जहां मार्वल के 25 साल का सफर एकदम अच्छे वे में प्रेजेंट होने वाला है। भाई सच बोलूं तो हाइप स्काई हाई है, लेकिन थोड़ा डर भी है कि कहीं स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट होने की वजह से ना कीचड़ों में ना बढ़ जाए। ओके गाइस, तो अब सुनो एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कॉमिक्स और मूवीज को कनेक्ट करती है, सू स्टॉर्म और डूम के बीच का एंगल। तो कॉमिक्स में क्या सीन था? तो कॉमिक्स में ये डिसाइड हुआ था कि सू और रीड रिचर्ड्स के दूसरी बेटी का नाम वेलीरिया रखा जाएगा, जो नाम डॉक्टर डूम ने दिया था। और फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन के बाद एक और बड़ा हिंट मिला, जिसमें हमने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को प्रोमिनेंटली फीचर होते हुए देखा। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सपोजिटली डूम का चेहरा हील करने के प्रोसेस में था, जो परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कैसे आरडीजे मास्क उतार कर अपने सीन्स इजिली शूट कर पाएगा। लेकिन फैंस अब इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पर कॉमिक्स में डूम और फ्रैंकलिन कभी इतने क्लोज नहीं थे। डूम का असली क्लोज कनेक्शन तो वेलेरिया के साथ था। और अगर तुम्हें वेलेरिया के बारे में नहीं पता, तो कॉमिक्स के अंदर वो सू स्टॉर्म की सेकंड बेटी थी। उसका बर्थ काफी कॉम्प्लिकेटेड था। सू और बच्ची दोनों की जिंदगी डेंजर में थी, और डूम ने दोनों को बचा लिया था। उसके बाद डूम लिटरली वेलेरिया को गॉडफादर बन जाता है। और इतना ही नहीं, वो बचपन से ही वेलेरिया की लाइफ का सीक्रेट इन्फ्लुएंस करता है। ऊपर से वेलेरिया का सबसे पहला वर्ड भी डूम था। मतलब कॉमिक कंटिन्यूटी में तो वेलेरिया डूम के साथ फ्रैंकलिन के कंपैरिजन में ज्यादा लिंक्ड है। अब सवाल ये है, नई मूवीज में वेलेरिया का इंट्रोडक्शन होगा भी, या वो कैरेक्टर को ही साइड कर देंगे और सिर्फ फ्रैंकलिन पर ही फोकस करेंगे? क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है, और वहां से क्लियरली सेटअप होता है कि फ्रैंकलिन ही मेन प्रॉब्लम होगा फॉर डॉक्टर डूम, स्पेशली बैटल वर्ल्ड स्टोरी लाइन में। और इसी वजह से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को स्पॉटलाइट में डाल देता है। और सुनो, यहाँ से स्टोरी और भी क्रेजी होने वाली है। कहीं ना कहीं हमें कॉमिक्स जैसा 8 ईयर टाइम जंप दिखने वाला है, जहां डूम बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाता है, और उसके ऑपोजिट एंट्री होती है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, साथ में थैनोस। अब रूमर है कि फ्रैंकलिन अपनी डेड मॉम को रिजरेक्ट तो करता है, जो कि मूवी में दिखाया भी गया था। किसी को जिंदा करने की पावर्स मार्वल में कभी किसी ने उस लेवल पे डिस्प्ले नहीं करी थी। ये पूरी गेम ही बदल देता है। अब कॉमिक्स नॉलेज का थोड़ा ड्रॉप करते हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक म्यूटेंट है जिसका प्राइमरी एबिलिटी है रियलिटी मैनिपुलेशन। मतलब वो सिर्फ चीजों को तोड़फोड़ नहीं करता है, बल्कि पूरी एग्जिस्टेंस को अपनी मर्जी से रीशेप कर सकता है। मैटर, एनर्जी, स्पेस, इवन पूरी यूनिवर्स और मल्टीवर्स को, टाइमलाइंस तक उसको कंट्रोल में लेकर आ सकता है। अगर सिंपल वे में बोलूं तो समझो, थैनोस प्लस इन्फिनिटी गॉन्टलेट। पर फ्रैंकलिन को गॉन्टलेट की भी जरूरत नहीं है, उसके पास पावर्स खुद ही है। और फैंटास्टिक फर्स्ट स्टेप्स में हमने देखा कि गैलेक्टस खुद फ्रैंकलिन को अपने ऊपर एक
बड़ा एंटिटी मान लेता है। मतलब गैलेक्टस लिटरली बाव करता है फ्रैंकलिन के सामने। ये इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन के पास है पावर कॉस्मिक, और उसकी एनर्जी एंशियंट कॉस्मिक एंटिटीज और मल्टीपल प्लैनेट कंबाइन से भी ज्यादा है। और सबसे नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट, फ्रैंकलिन का रेजरेक्शन पावर, मतलब लिटरली किसी को जिंदा वापस ले आकर आने की एबिलिटी। ये मल्टीवर्स का लिए सबसे ओवर पावर चीज हो सकती है। और इसीलिए लोकी के राइटर को प्रोजेक्ट में लाना स्मार्ट मूव लगा, क्योंकि टीवीए और मल्टीवर्स एक्सपीरियंस को फ्रैंकलिन की स्टोरी लाइन के साथ मर्ज करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी थैनोस के बारे में। तो अवेंजर्स मूवी में हमने एक चीज क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई थी कि डेथ परमानेंट होती है। स्नैप हुआ था, अवेंजर्स ने उसे रिवर्स किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेथ को कभी रिवर्स नहीं किया गया। बस एक दो जगह मल्टीवर्स वेरिएंट से रिप्लेस किया गया था। बट साइंटिफिकली या मैजिकली किसी को रियल डेथ से वापस लाना पॉसिबल नहीं था जब तक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स नहीं आई थी। और यहाँ एक बड़ा सेटअप हो रहा है एमसीयू के सबसे बड़े विलन्स में से एक के लिए, और ऑब्वियसली वो है थैनोस। देखो, थैनोस ऑलरेडी एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट है। उसके पास नेचुरली ही इंसेन पावर्स है, और जब वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करता है तो लिटरली गैलेक्टस लेवल प्लस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स लेवल थ्रेट बन जाता है। कॉमिक्स में एक्चुअली वो एक इटर्नल डिविएंट हाइब्रिड है जो उसे देता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंसेन इंड्योरेंस, कॉस्मिक इंटेलेक्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट यूज करने का स्किल। ऊपर से मैट टाइटन मास्टर स्कीमर भी हो जाता है, जो पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाता है। अब रूमर्स के हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे में एक बड़ा ट्विस्ट होगा। इस बार थैनोस विलन नहीं होगा। एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और थैनोस टीम अप करेंगे डॉक्टर डूम को हराने के लिए। मतलब इमेजिन करो, जितना कुछ फ्रैंकलिन ने नेचुरली चेंज कर सकता था मैटर एनर्जी स्पेस के साथ, वो थैनोस के प्लानिंग और डिस्ट्रक्टिव टैक्टिक्स के साथ कंबाइन हो जाए। यही एक तरीका बनेगा बैटल वर्ल्ड से सबको रेजरेक्ट करने के लिए, डूम के प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फिर सीधा सेटअप होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। अब कॉमिक्स में क्लियर है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक्चुअली थैनोस से भी पावरफुल है। जहां थैनोस अपने गॉन्टलेट से पूरे यूनिवर्स का लाइफ खत्म कर सकता है, वहीं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने नेचुरल पावर्स से पूरा एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। मतलब गॉड टियर लेवल ओपी। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मूवीज में अगर उसे इतना ओवर पावर दिखाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, जिसमें कहानी का थ्रिल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि एमसीयू के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का थोड़ा पावर नर्व किया जाएगा, थोड़ा कंट्रोल में लिया जाएगा, जिससे स्टोरी बैलेंस और इंगेजिंग लगेगी। वरना मूवी का एक बंदा खत्म कर देगा तो क्या ही फायदा। ओके, अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स को मद्देनजर रखते हुए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की एक और बात को डिस्कस करते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट्स में हम देख ही सकते हैं कि फ्रैंकलिन ने अपना हाथ डूम के चेहरे पर रखा हुआ है, जो इम्प्लाई करता है कि वो उसका चेहरा हील कर देगा। बेसिकली इसका फायदा आरडीजे को मिलेगा, ताकि हमेशा मास्क पहनना ना पड़े। और ऑनेस्टली ये एक उनका पेट पीव भी है, क्योंकि आरडीजे ने सेम चीज आयरन मैन के टाइम भी की थी। सूट के अंदर रहने के बजाय 24/7 अपना फेस ही दिखाते रहते थे। और सबसे एंड में तो थैनोस के आगे भी अपना मास्क उतार दिया था, बहुत ही कन्वीनियंटली। सो लकी आरडीजे। लेकिन सोचो गाइस, अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने पूरे पावर्स को अनलीश करता है तो सिर्फ एक छोटी सी झलक मिली है, गैलेक्टस को टेम कर देगा वो। थैनोस को छोड़ दो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर डूम के साथ क्या होगा। अवेंजर्स मूवी में एग्जैक्ट प्लान अभी गैस ही किया जा सकता है। रूमर्स और इनसाइडर्स तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सोर्स है। पर एक एंगल जो लॉजिकली चल सकता है मूवीज में वो ये होगा कि थैनोस एक मास्टरमाइंड है जो बिना सोचे समझे आधा यूनिवर्स इरेज कर देता है, लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक इनोसेंट दिल का अच्छा बच्चा है जो अपने फुल पावर्स को यूज करके बचा लेता है। मतलब वो अपने अंदर के गॉड लेवल पावर को कॉन्शियसली होल्ड बैक करता है, और इसी एंगल को फिल्म मेकर्स शायद यूज करे फ्रैंकलिन को टेम रखने के लिए मूवीज में, ताकि स्टोरी बैलेंस में रहे और वो एक अनस्टॉपेबल मशीन ना बन जाए। लेकिन मेरे को एक फीलिंग है कि जब सीक्रेट वॉर्स आएगी तो ये वाले ग्लव्स जो उसे पहनाए हुए हैं वो भी उतर ही जाएंगे, और तब होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अनलीश्ड। अब एक और रूमर चल रहा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एमसीयू के बहुत बड़े कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी खड़ा होगा, और सवाल यह है कि कौन उसके सामने टिक सकता है। स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल, थॉर। मेरे हिसाब से ऑनेस्टली कोई भी फ्रैंकलिन के आगे बराबरी से नहीं टिक सकता। फ्रैंकलिन लिटरली एक अलग ही लीग में है। देखो, ईगो एक सेलेस्टियल है जिसके पास प्लानिटरी स्केल मैनिपुलेट करने की पावर्स है, पर फ्रैंकलिन थियोरेटिकली उस पूरे लिविंग प्लैनेट को इरेज या फिर वापस रीबिल्ड कर सकता है, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। कैंग द कॉन्करर ने पूरे के पूरे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फ्रैंकलिन की पावर्स टाइम से भी ऊपर है। और अगर तुम सेंट्री को लो, जो एक नियर इनविंसिबल वॉइड एंटिटी है, उसे भी एक चुटकी से फ्रैंकलिन खत्म कर सकता है। और यही रीजन है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स के पोस्ट क्रेडिट ने मेरे दिमाग को एक सीधा लॉक कर दिया कि एवेंजर्स डूम्सडे का बिल्डअप क्या होगा। मतलब आरडीजे को अभी डॉक्टर डूम के रूप में बहुत ही नेक्स्ट लेवल चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। डूम को लिटरली अपना पूरा गेम ऊपर उठाना होगा और उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इन चेक रखना होगा,
मतलब इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज ओपी एफ। एमसीयू के किसी भी हीरो या विलन से कंपैरिजन नहीं बनता। तुम लोग क्या सोचते हो, कोई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लेवल पे आ सकता है कि एमसीयू में, या फिर वो सिंगल हैंडेडली सबसे बड़ा पावर हाउस है? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में बताओ, और इसमें तुम्हें कोई सहमति नहीं लगती तो वो भी बताओ। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।